Hello, class 7th. Today we will start with the geography chapter first. This is our environment, यानी कि हमारे आसपास का माहौल, हमारे environment. So it is on the page number 105 of your social book. Look, 105. सबसे पहले तो आप अपने एनवायरनमेंट में आसपास देखो, जहाँ पर आप बैठे हो, जिस रूम में बैठे हो, जिस सोफे पर बैठे हो, देखो ज़रा अपने आसपास क्या क्या है। कुछ आपको प्लांट्स नज़र आएंगे जो कि नेचुरल थिंग्स में आते हैं, कुछ आपको टेबल्स, स्टूल्स, सोफ़ा नज़र आएंगे जो कि ह्यूमन मेड हैं, ठीक है। कुछ एनिमल्स आपको नज़र आएंगे। तो अपने आसपास आपको चीज़ें दिखी, ये सब मिलके, ये लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, ये सब मिलके हमारा क्या बनाती हैं? एनवायरमेंट। द वर्ड एनवायरमेंट कम्स फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड एनवायरनर दैट मीन्स टू सराउंड, यानी कि ये वर्ड कहाँ से आया है जो ये हम बोल रहे हैं ना बार बार, एनवायरमेंट एनवायरमेंट एनवायरमेंट, ये कहाँ से आया है? ये एक्चुअली फ्रेंच वर्ड है, और ये फ्रेंच वर्ड था क्या है? एनवायरनर। और एनवायरनर का मतलब होता है हमारे आसपास, टू सराउंड, किसी चीज़ को अपने आसपास घेर लेना। Therefore, the environment means everything, such as human beings, plants, animals, land, water, and air, which surround us. Our environment can be classified into two categories, as natural and human. तो हम अपने आसपास के environment को किस में क्लासीफाई कर सकते हैं? नेचुरल और ह्यूमन मेड। तो देखिए, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, डॉग्स, कैट्स, ह्यूमन बीइंग्स, फ्लाइज, मॉस्कीटोज, ये सब क्या हो गए? लिविंग थिंग्स हो गए। अब हम बात करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स, यानी ह्यूमन मेड थिंग्स। तो चलिए करें ज़रा क्लासीफाई। चलिए देखते हैं। मेरे पास रखी है एक चेयर जो कि नॉन लिविंग थिंग है, ह्यूमन मेड थिंग है, लोगों ने उसे बनाया है, इंसान ने उसे बनाया है। इसके अलावा मेरे को अपने आसपास एक फ़ैन नज़र आ रहा है सीलिंग पर, ये भी ह्यूमन मेड है। इसके अलावा ओके मुझे एक कैट नज़र आ रही है। कैट क्या है? नेचुरल थिंग। नेचुरल थिंग मतलब लिविंग थिंग। ओके, तो ये सब चीज़ें मेरे आसपास क्या बना रही हैं? एनवायरनमेंट बना रही हैं। ओके, नाउ नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट की तो आजकल सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ना शुद्ध पानी है, ना शुद्ध हवा है। तो देखते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है। Natural environment comprises physical and biological elements of the earth. Physical environment includes non-living or abiotic components such as land, air and water. तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे नेचुरल एनवायरनमेंट में? फिजिकल एनवायरनमेंट, जिसके अंदर नॉन लिविंग थिंग आती हैं। नॉन लिविंग थिंग कौन कौन सी आती हैं? जैसे कि लैंड, एयर, वाटर। क्या ये लिविंग थिंग है? ये सांस लेते हैं? नहीं लेते। तो ये क्या हो गए? आपके एबायोटिक कंपोनेंट्स हो गए। क्या हो गए? अबायोटिक कंपोनेंट्स हो गए। दूसरा हो गया बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। ये तो था फिजिकल एनवायरनमेंट, हवा, पानी, ज़मीन, ये थे फिजिकल एनवायरनमेंट। अब हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट, यानी कि जिनमें जान है, जो सांस ले सकते हैं, जो लिविंग है। तो बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स लिविंग और बायोटिक कंपोनेंट्स such as humans, plants, animals, and microbial organisms. They together make up the following four domains or realms of the earth. First is lithosphere. Lithosphere मतलब लैंड, जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, जहाँ पर हम बैठे हुए हैं। सबसे पहले वो हो गया लिथोस्फीयर मतलब लैंड। हाइड्रोस्फीयर मतलब वाटर। हाइड्रो का तो वर्ड ही जहाँ पर आ जाए समझ जाओ पानी से रिलेटेड है। तो हाइड्रोस्फीयर, दूसरी चीज़ क्या हो गई? हाइड्रोस्फीयर यानी कि पानी, जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं, ओशियंस, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, वेल्स, स्प्रिंग्स, ये सब क्या हो गए? हमारे वाटर बॉडीज़ में आ गए, यानी हाइड्रोस्फीयर में आ गए। इसके बाद एटमॉस्फेयर, सांस जिससे हम ले रहे हैं एयर से, तो ये किससे रिलेट हो गया? एटमॉस्फेयर किससे रिलेट हो गया? एयर से। नाउ बायोस्फीयर फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोस्फीयर मतलब जो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म इस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। तो चलो एक एक करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिथोस्फीयर। तो देखते हैं लिथोस्फीयर क्या है। द अपरमोस्ट सॉलिड लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर, यानी अर्थ की जो टॉप सॉलिड लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर।
It consists of rock materials and soil. It includes the continents and the ocean basins. About 71% of the total area of the lithosphere is covered by water. तो देखो सबसे बड़ा एरिया हमारी जो अर्थ है उसने क्या कवर किया हुआ है, वाटर ने कवर किया हुआ है। जो हमारी इतनी बड़ी अर्थ है, इतनी सुंदर सी अर्थ है, जिसके फ़ोटोज़ हम देखते हैं, तो वो किसकी वजह से है इतनी सुंदर? पानी की वजह से, ब्लू कलर से, वाटर ब्लू कलर से डिपिक्ट करते हैं ना, तो इसीलिए हमारी जो अर्थ है वो इतनी सुंदर सी दिखती है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा पार्ट, हमारी अर्थ की ज़मीन का बहुत बड़ा पार्ट किसने घेरा हुआ है? वाटर ने घेरा हुआ है। इट कंसिस्ट ऑफ मैनी लैंड फॉर्म्स सच एज माउंटेन्स, प्लेन्स एंड प्लेटूज। वाटर के अलावा यहाँ पर क्या क्या है? माउंटेन्स हैं, पहाड़ हैं, प्लेन्स हैं, प्लेटूज हैं। These landforms can be found on the land surface as well as on the ocean floor. The lithosphere is important to us. देखो लिथोस्फीयर की इम्पोर्टेंस जानने से पहले तो हमें यही बता दो कि ज़मीन की ज़रूरत क्या है। हम बिल्कुल नहीं पढ़ रहे, हम इसको पढ़ ही नहीं रहे हैं, ठीक है। हम तो अपने मन से सोच लेते हैं कि चलो हमें लिथोस्फीयर की ज़रूरत क्यों है, हमें ज़मीन की ज़रूरत क्यों है। हम अपनी बिल्डिंग कहाँ बनाएंगे? ज़मीन पर। हम स्कूल कहाँ बनाएंगे? ज़मीन पर। हम रहेंगे कहाँ? ज़मीन पर। हमें रॉक्स और मिनरल्स कहाँ से मिलेंगे? ज़मीन से। इसके अलावा हम एग्रीकल्चर कहाँ करेंगे? ज़मीन पर। ज़रूरत हो गई ना लैंड की। देखो कितनी सारी ज़रूरत है, बिना लैंड के तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। The lithosphere is important to us because of the following reasons. It consists of rocks and minerals which are useful to us. It provides land for building houses, roads, factories and soil for agriculture. Now we will talk about hydrosphere. Personally मेरा favorite, मुझे अच्छा लगता है जो हमारी अर्थ है वो जो ब्लू कलर की दिखती है, और जब वो हम ना मैप पर भी कलर फिल करते हैं ब्लू, तो पर्सनली मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये वाला पार्ट, हाइड्रोस्फीयर। आई लव वाटर। सो लेट्स सी। वाटर ऑन अर्थ इज फाउंड इन ऑल द थ्री फॉर्म्स, सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैस। तो देखो हमारे अर्थ पर वाटर तीनों फॉर्म में प्रेजेंट है। सॉलिड जो कि हमारी बर्फ़ जमी हुई है, लिक्विड जो कि पानी है ओशियंस में, सीज में, लेक्स में, इसके अलावा गैस यानी कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर प्रेजेंट है। तो हो गया ना, वाटर तीनों फॉर्म में प्रेजेंट हमारे आसपास। दे कंस्टिट्यूट द हाइड्रोस्फीयर। वाटर रिमेन्स इन कंटिन्यूस सर्कुलेशन इन द अर्थ एटमॉस्फेयर सिस्टम। दिस इज़ नोन एज द वाटर साइकिल। हमने पढ़ा है ना कि वाटर साइकिल क्या है। सबसे पहले हमारा ये सी के अंदर जो पानी बह रहा है ये इवेपोरेट होगा, इवेपोरेट बन के होगा तो ये ऊपर जाके कंडेंस हो जाएगा, क्लाउड्स में जाके कंडेंसेशन हो जाएगा, वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके बाद ये वापस अर्थ के सरफेस पे आ जाएगा। तो हम पढ़ चुके हैं ना वाटर साइकिल के बारे में। सो इट इज़ अ कंटिन्यूस सर्कुलेशन ऑफ वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. Hydrosphere is important to us because of the following reasons. It supports all forms of life on earth. बिना पानी के तो ज़िंदगी हो ही नहीं सकती. It is used for domestic, agricultural and industrial purposes. इसके अलावा घर के कामों के लिए भी हमें पानी चाहिए, इंडस्ट्रीज चलाने के लिए भी हमें पानी चाहिए, खेती करने के लिए भी हमें पानी चाहिए. It provides us with food and minerals. इसके अलावा ये हमें खाना भी प्रोवाइड कराता है. It moderates the climate of the coastal area. सबसे बड़ी बात, आप बोलते हो ना गर्मी बहुत हो रही है, बारिश पड़ जाएगी तो थोड़ी सी ठंडक हो जाएगी, तो ये जो क्लाइमेट है उसको भी चेंज करने में हेल्प करता है. It also serves as international trade routes. इसके अलावा आप व्यापार भी कर सकते हो. कैसे कर सकते हो भाई? अगर समुद्री रास्ते से जाना है तो पानी को यूज़ करोगे ना, कि उड़कर चले जाओगे समुद्री रास्ते से. चलिए अब हम पढ़ते हैं एटमॉस्फियर, यानी कि जहाँ से हम सांस ले रहे हैं, जहाँ से ऑक्सीजन ले रहे हैं, जिंदा हैं. द मिक्सचर ऑफ गैसेस दैट सराउंड द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फियर. द मोस्ट अबंडेंट गैसेस फाउंड इन द एटमॉस्फियर आर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो हमारी एटमॉस्फियर में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस प्रेजेंट है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन. नाइट्रोजन है 78% और ऑक्सीजन है 21%. पर अगर पेड़ काटते जाओगे ना तो ऑक्सीजन कम हो जाएगी, सोच लो. इसीलिए आपको पेड़ काटने नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ अपने आसपास लगाने हैं.
The remaining gases such as carbon dioxide, ozone, argon, hydrogen and helium constitute only 1% of the atmosphere. बाकी सारी गैसेस सिर्फ 1% है. सबसे ज़्यादा देखो इस पाई चार्ट को देखो, 78% नाइट्रोजन हो गई, 21% ऑक्सीजन हो गई, और ये जो छोटा सा पार्ट है ये क्या है, बाकी की सारी गैसेस हैं. The gravitational pull of the earth holds the atmosphere around it. And the changes in the atmosphere cause changes in weather and climate. तो हमारे जो मौसम है, जो क्लाइमेट है, वो कैसे चेंज होते हैं, एटमॉस्फेयर है हमारे आसपास, इसी की वजह से हमारे आसपास मौसम चेंज होते हैं. The atmosphere is important to us because of the following reasons. नाइट्रोजन इज इसेंशियल टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. आपको पता है कि आपको अगर क्रॉप अच्छी ग्रो करनी है, आपको सॉइल को फर्टाइल बना के रखना है, तो उसके लिए नाइट्रोजन आपको चाहिए. ऑक्सीजन इज़ नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बींग्स. ऑक्सीजन तो आप जानते हो कि हमारे जीने के लिए कितना ज़रूरी है. कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स. जैसे ऑक्सीजन हमारे लिए ज़रूरी है, ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के लिए ज़रूरी है. ओजोन प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द अल्ट्रावायलेंट रेज ऑफ द सन. नाउ वील टॉक अबाउट बायोस्फीयर. The narrow zone where the lithosphere, hydrosphere and atmosphere meet and interact is called the biosphere. तो biosphere क्या हो गया, जहाँ पर भी हमने तीन चीज़ें पढ़ी, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, जहाँ भी ये तीनों चीज़ें मिल जाती हैं एक दूसरे से और लाइफ को सपोर्ट करती हैं, लोगों के जीने के लिए मदद करती हैं, उसको बोलते हैं हम बायोस्फीयर. The word biosphere comes from the Greek word bios meaning life and the Latin word sphaera meaning total range. Living beings ranging from microscopic organisms to huge animals, plants and human beings exist only in the biosphere. Organism चाहे बिल्कुल छोटा ही एक पॉइंट के बराबर हो या फिर ह्यूज एलिफेंट जितना बड़ा हो, छोटा सा एक बैक्टीरिया से लेकर एक बड़े से एलिफेंट और ब्लू व्हेल तक, सबको क्या चाहिए, एनवायरनमेंट चाहिए, सबको लिथोस्फीयर चाहिए, इसके अलावा एटमॉस्फेयर चाहिए, राइट. तो जहाँ पे ये सब मिलते हैं उनको बोलते हैं बायोस्फीयर. दिस ग्रेट वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी. इन द बायोस्फीयर देयर आर टू इम्पॉर्टेंट कैटेगरीज ऑफ लिविंग बींग्स. अब आप जानते हो ये दो चीज़ें हमने साइंस में भी पढ़ी हैं. फर्स्ट इज प्रोड्यूसर्स, यानी कि जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे कि प्लांट, ओके, एंड सेकेंड वन इज कंज्यूमर्स. कंज्यूमर्स कौन होते हैं, हम जैसे लोग जो प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है. तो हम प्लांट के ऊपर डिपेंड हो गए ना अपने खाने के लिए, तो हम कौन हो गए, कंज्यूमर्स. सो प्रोड्यूसर्स, these organisms produce their own food directly from the environment. For example, plants, they are also called autotrophs. इसीलिए हम plants को क्या बोलते हैं, autotroph भी बोलते हैं. These organisms depend on plants and animals for their food. For example, human beings and animals. इसके अलावा human beings और animals हैं जो कि plant और दूसरे animal पर अपने खाने के लिए depend होते हैं, इसीलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, heterotrophs. Now we will talk about ecosystem. All living beings, plants, animals and human beings are interdependent on each other. देखो हम सब एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं. प्लांट हम पर डिपेंड करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के लिए. जब उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है तभी तो वो फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बना पाएंगे. इसके अलावा हम डिपेंड करते हैं प्लांट्स पर ऑक्सीजन के लिए, खाने के लिए, है ना. इसी तरीके से और एनिमल्स भी डिपेंड होते हैं एक दूसरे पर. तो एनिमल्स, प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स सब एक दूसरे पे डिपेंड है अपने सर्वाइवल के लिए, अपने जीने के लिए. दे ऑल्सो डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स. द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड द रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद देयर सराउंडिंग इज रेफर्ड टू एज इकोसिस्टम. इसी रिलेशनशिप को जो एक दूसरे से हमारा बना, एक दूसरे पे डिपेंड होने के बाद, उसको हम क्या बोलेंगे, इकोसिस्टम. The size of an ecosystem varies greatly. It can be as small as a pond or as large as a forest. Ecosystem छोटा सा भी हो सकता है एक पॉन्ड में. एक पॉन्ड मतलब एक छोटी सी पोखर टाइप में भी आपका एक इकोसिस्टम हो सकता है, और बड़े बड़े जंगल, बड़े बड़े ओशियंस में भी इकोसिस्टम होता है. Most of the ecosystems are complex.
दे कंटेन थाउजेंड्स ऑफ इंटरैक्टिंग स्पीसीज, थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज। जब आप एक जंगल में जाओगे तो प्लांट्स छोटे ऑर्गेनिजम्स पर भी डिपेंड होंगे, बड़े पर भी डिपेंड होंगे, बड़े एनिमल्स प्लांट्स पर डिपेंड होंगे, छोटे एनिमल्स पर डिपेंड होंगे। मतलब हर एक स्पीसीज, हर एक प्रजाति, एक फॉरेस्ट में कितनी बड़ी प्रजाति मिल सकती है, उस सारी प्रजातियाँ एक दूसरे पर डिपेंड होती हैं। जितने भी वहाँ पे आपको स्पीसीज मिलेंगी वो एक दूसरे पर डिपेंड होंगी। इसीलिए हमारे जितने भी इकोसिस्टम हैं ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, इतने ज़्यादा सिंपल नहीं है कि एक चीज़ या एक इंसान या एक प्लांट एक ही चीज़ पर डिपेंड है। जितने एनवायरनमेंट में लिविंग थिंग्स होंगे उतने ही वो एक दूसरे पर डिपेंड करेंगे, और उतना ही जो वो सिस्टम है, जो वो इकोसिस्टम है, वो पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। नाउ वी विल टॉक अबाउट द ह्यूमन एनवायरनमेंट। देखो अब तक इकोसिस्टम में तो वो है जिसमें नेचुरल थिंग्स इंक्लूड हैं। अब हम बात करेंगे ह्यूमन एनवायरनमेंट, जिसके अंदर ह्यूमन से बनी, मतलब ह्यूमन ने बनाई हुई चीज़ें इंक्लूड की हैं। तो देखते हैं कि हमने अपने आसपास कैसा एनवायरनमेंट बनाया है। ह्यूमन एनवायरनमेंट इज़ फॉर्म्ड बाय ह्यूमंस देमसेल्व्स. It includes their creations, activities and other conditions such as social, economical and political in which they live. तो ये वो सारी कंडीशंस हैं जो हमने आसपास खुद बनाई हैं अपनी सहूलियत के लिए, सोशली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली. Early humans used to live in the natural environment and had adapted themselves to their surrounding. तो सबसे पहले जो अर्ली ह्यूमंस थे वो नेचुरल एनवायरनमेंट में रहते थे, जो पेड़ पे उग गया वो खा लिया, जो स्किन मिली वो पहन ली, ठीक है। पर धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को अडेप्ट किया एनवायरनमेंट, अपनी सराउंडिंग के हिसाब से, और अपना खुद का एक एनवायरनमेंट बना लिया. दे लेड सिंपल lives and their needs were limited. With the passage of time, the needs of humans increased, and in order to fulfill their needs, they started practicing various activities like farming, grazing, mining and construction. तो पहले क्या थे, लोगों की जो ज़रूरतें थी वो कम थी, पर जैसे जैसे समय बढ़ता चला गया, समय हुआ, वैसे वैसे लोगों की ज़रूरतें बढ़ने लगी, और ज़रूरतें बढ़ने के साथ साथ काम भी बढ़ने लगे, फार्मिंग होने लगी, इसके अलावा वो अपने एनिमल्स को ग्रेज कराने लगे, माइनिंग होने लगी, कंस्ट्रक्शन होने लगे, राइट. Through these activities, humans have exploited and misused the environment to such an extent that they have disturbed the natural balance of the environment. अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए इंसान इस हद तक चला गया कि उसने धीरे धीरे एनवायरनमेंट को मिसयूज़ करना शुरू कर दिया, और आज देखो कि हमारा आसपास का माहौल कितना डिस्टर्ब है. बाढ़ आ रही है, लोग मर रहे हैं, और देखो सीजनल जो बारिश होनी चाहिए उतनी बारिश नहीं होती है, सूखा पड़ जाता है, गर्मियाँ इतनी ज़्यादा पड़ती हैं, सर्दियाँ कम होती जा रही हैं, है ना. तो डिस्टर्ब कर दिया ना हमने एनवायरनमेंट के बैलेंस को. Many species of animals and birds have become extinct due to deforestation and hunting. Deforestation has increased the amount of carbon dioxide in the air, which in turn has led to global warming. हमने जानवरों को मार दिया, हमने पेड़ काट दिए तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ गया हमारे एनवायरनमेंट में, और देख लो आज कितनी गर्मी है, ग्लोबल वार्मिंग है ना. तो सब हमारी ही करनी का है, जो हमने किया है, जो हम आज भी कर रहे हैं, आगे जाकर वही भुगतेंगे, है ना. इसीलिए प्लीज़ अपने आसपास ज़्यादा से ज़्यादा हरियाली रखो, प्लांट लगाओ, प्लांट को कटने मत दो, ओके. और अगर किसी वजह से एक प्लांट कटता भी है ना तो उसकी जगह 4 प्लांट लगा दो कहीं और, ओके. तो आपके ऊपर है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने एनवायरनमेंट को बचाने की. नेचर हैज़ इट्स ओन मीन्स ऑफ रिस्टोरिंग इट्स लॉसेस, but urbanization, overpopulation and industrialization have caused environmental pollution to such an extent that its repair is getting beyond the power of nature. देखो एक हद तक अगर हम environment की resources को यूज़ करते तो जो environment है, जो natural things है, वो खुद को restore कर लेती. अगर हम एक प्लांट काट रहे हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है हम और प्लांट ना काटें तो और प्लांट उग जाएं, पर हम क्या कर रहे हैं, प्लांट काटते जा रहे हैं, प्लांटिंग हम कर नहीं रहे हैं. तो कैसे नेचुरल एनवायरनमेंट खुद को रिस्टोर करेगा, नहीं कर पाएगा.
आज हमने पूरे एनवायरनमेंट की ऐसी कंडीशन कर दी है कि खुद को बचा पाना एनवायरनमेंट के लिए मुश्किल हो गया है, वो अब खुद को रिपेयर नहीं कर पा रहा है। टुडे द वर्ल्ड इज फेसिंग सीरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स. Scientists are working towards finding solutions. As responsible citizens, we must also protect the environment by reducing the activities that cause harm to the environment. बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े जितने भी आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, वो लगे हुए हैं एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। पर ऐसा नहीं है कि हम ये सोच लें कि साइंटिस्ट कर तो रहे हैं, हमारी क्या ज़रूरत है, हम क्यों करें ये सब। तो हमारी ज़रूरत बिल्कुल है। हम कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को या नेचुरल एनवायरनमेंट को किसी तरीके का हार्म पहुँचे। हम कूड़े को प्रॉपर जगह डालेंगे, हम प्लांट्स लगाएंगे, हम जानवरों को बेवजह नहीं मारेंगे, राइट। इसके अलावा कुछ और भी हो रहा हो, जैसे कि धुआं निकलता है फैक्ट्री से, हम कोशिश करेंगे वो ना निकले, है ना। तो हमारे ऊपर भी जिम्मेदारी है कहीं ना कहीं अपने एनवायरनमेंट को बचाने की। So we have completed with this chapter. Now you have to do these key terms in your notebook and do this roundup. This flow chart ना, ये जो flow chart बना हुआ है, this also you need to do in your notebook. Now you will be provided with a question answer and do all the question answer and exercises in your notebook. Prepare well for your test. Bye.